चलिए, आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। अब डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट समझने से पहले मैं एक बार आपको पीछे लेके चलता हूं। कुछ बच्चे लास्ट लेक्चर में नहीं थे। लास्ट लेक्चर क्या था आपका? एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ये आपने लेक्चर में पढ़ा था। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट एक दूसरे के इनवर्स है, ठीक है, यदि हम उनके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करें, ठीक है भाई। बाकी यदि उनके फॉर्मूले की बात करें, जो फॉर्मूला एक आप स्टेबलाइज करते हैं लास्ट में, वो लगभग सेम ही है। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में डेल्टा टीबी का यूज किया जाता है और डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट में डेल्टा टीएफ का यूज किया जाता है। ये हुई छोटी सी बात, लेकिन इसे और गहराई से समझने के लिए आपको, जैसे मैंने कहा, मैं थोड़ा पीछे लेकर चलता हूं। आपका जो टॉपिक या जो कॉन्सेप्ट चल रहा है वो चल रहा है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज या अणुसंख्या जो गुणधर्म है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज मीन्स अणुसंख्या गुणधर्म हिंदी में, यानी ऐसी प्रॉपर्टीज जो कॉलिगेटिव नेचर पे डिपेंड करती हो या मॉलिक्यूल्स के नंबर पे या उनकी संख्या पे डिपेंड करती हो, न कि उनके केमिकल कॉम्पोजिशन से, ठीक। केमिकल कॉम्पोजिशन का यहाँ पर मॉलिक्यूल के कोई लेना देना नहीं है। और आप यहाँ पे ये भी ध्यान रखें कि जो मॉलिक्यूल की मैं बात कर रहा हूं वो मॉलिक्यूल यहाँ पर एक सोल्यूट का हो सकता है, एक सोलवेंट का हो सकता है, सॉल्यूशन का हो सकता है, ठीक है। किसी पे भी हम इसको यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें आपने सबसे पहले पढ़ा था लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जिसको आपने कहा था जो पी नोट है माइनस पी, ये P1 2 3, ये आप पुट कर सकते हैं वैल्यू। एनसीईआरटी की बात कर रहा। पी नोट प्योर सॉल्वेंट के लिए, P1 जब उसमें आपने सॉल्यूट मिलाया, सॉल्यूट फर्स्ट, P2 जब आपने सॉल्यूट 2 मिलाकर सॉल्यूशन 2 बनाया हो, या PS भी ले सकते हैं सॉल्यूशन पे अप्लाई करें तो PS, ठीक है भाई, एक कॉमन उसमें। इसको आप जो डिफरेंस है उसको आपने डेल्टा पी से रिप्रेजेंट किया था, जो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को बता रहा था। ये पढ़ा आपने। उसके बाद आपने क्या पढ़ा? एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, उसको आपने, जैसे मैं कहूं कि जो इनिशियल कंडीशन है उसको मैं टी नोट से रिप्रेजेंट करता हूं और बाद की कंडीशन को मैं T2 से रिप्रेजेंट करता हूं, T2 या T1 मान लो ऐसे। तो इनका जो डिफरेंस होगा वो T1 माइनस T नोट होगा, क्योंकि T नोट जो है ये कम टेम्परेचर है और जब फिर टेम्परेचर बढ़ा तो वो T1 और 2 3 4 आप कहीं तक जा सकते हैं। लास्ट वीडियो में बताया है या लास्ट लेक्चर में बताया है, आप उसे कितने भी सॉल्यूशन पर अप्लाई कर सकते हैं। एनसीईआरटी में एक सॉल्यूशन ही बना रखा, एक ही कर्व दिखा रखा है। मैंने आपको 2-3 सॉल्यूशन बना के बताया था लास्ट लेक्चर में कि जब हम प्योर सॉल्वेंट वाटर ले रहे हैं, उसको बॉइल कर रहे हैं, तो उसका टेम्परेचर क्या है, टी नोट, समझ में आया? टी नोट, पानी ले लिया हमने, पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉइल हो गया, फिर उसी पानी में हमने 2 चम्मच चीनी के मिला दिए, वो जब जिस टेम्परेचर पे बॉइल हो रहा वो T1 हुआ। या ऐसा कर सकते हैं आप 4 चम्मच मिला शुगर के या चीनी के ऐड कर दो उसी पानी में, तो एक अलग सॉल्यूशन बनेगा जिसकी कंसंट्रेशन और ज्यादा होगी, और कंसंट्रेशन मॉलिक्यूलरिटी पे डिपेंड करती है, ठीक। तो उसी स्थिति से यहां पे आप निकाल के लेके आए थे डेल्टा टी, ठीक। अब बॉइलिंग पॉइंट के लिए यूज कर रहे हैं तो डेल्टा टी बी। तो ये था लोअरिंग
ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक, और ये था एलिवेशन। बॉइलिंग पॉइंट ये था, ये आपने किया। अब हमारा जो टॉपिक है आज का, अब स्टार्ट होता है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट समझने से पहले आपको मैं दोबारा फिर यहीं पे लेकर आता हूं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में। जैसे कि मैंने बताया, जब प्योर सॉल्वेंट है या वाटर था, जब तक हमने उसमें कोई भी सोल्यूट नहीं मिला, तो सोल्यूट आपको पता है, हमने चीनी का एग्जांपल लिया था आपके, ठीक है, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस माना, ठीक, और होता भी है, वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉइल हो जाता है। फिर चीनी मिला दी 2 चम्मच, तो चीनी मिलाने से मॉलिक्यूलर मास बढ़ गया। और नॉन वोलेटाइल वर्ड को आप फोकस करेंगे, एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट हमने मिलाया है, जो सोल्यूट हमने चीनी लिया था, तो उससे क्या हुआ, जो टेम्परेचर बढ़ा, उसको हम ज्यादा हीट देंगे, शरबत को हम ज्यादा हीट देंगे जब वो बॉइल होगा, कंपेयर देन वाटर। वाटर मीन्स प्योर सॉल्वेंट के। तो जो अंतर आया और उसकी जो वैल्यू है वो डेल्टा टी है, और वो जो मान है जितना वो बढ़ा उतना ही एलिवेशन हुआ है बॉइलिंग पॉइंट में। इन्हें बोले तो क्वथनांक में उन्नयन, या क्वथनांक में, या बॉइलिंग पॉइंट में वृद्धि, इंग्लिश में कहे तो एलिवेशन। और ज्यादा आपने चीनी मिला दी, 4 चम्मच मिला दी, तो अब आपने हीट और ज्यादा देनी होगी, तो जो एलिवेशन है और बॉइलिंग पॉइंट में वो और बढ़ गया। समझे मेरी बात को? तो ये किया। अब ठीक ऐसे ही क्या हुआ, अब फ्रीजिंग पॉइंट पे अप्लाई कीजिए। जो प्योर सॉल्वेंट है, मान लिया वो किसी टेम्परेचर पे क्या हो रहा है, फ्रीज हो रहा, क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट पड़ रहा है। एक्स वाई कुछ भी मान लो, एक मैं मानता हूं कि वो 10 या 0 ही मान लो, चलो 0 डिग्री सेल्सियस पे वो फ्रीज हो गया, जो प्योर सॉल्वेंट है, पानी मान लो। और जब हमने फिर कोई सोल्यूट मिला दिया, सोल्यूट रहेगा नॉन वोलेटाइल, तो उसकी विस्कोसिटी बढ़ेगी, तो वो 0 डिग्री तक हमें ठंडा नहीं करना पड़ने का उस समय पे, वो 0.5 पे ही फ्रीज हो जाएगा। समझ रहे मेरी बात को? यानी जैसे जैसे सॉल्यूट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, और कंसंट्रेशन प्रॉपर्टी है मॉलिक्यूलरिटी की, और मॉलिक्यूलरिटी नंबर ऑफ मोल्स, और पर केजी पे ही अप्लाई यहां पे हम करेंगे, जैसे कि हमने बॉइलिंग पॉइंट में अप्लाई की थी पर केजी में, ठीक, यानी मोलालिटी की बात यहां पे हम करेंगे, ठीक है। अब मान लिया और आपने उसमें सोल्यूट मिला दिया, और सोल्यूट ध्यान रखेंगे नॉन वोलेटाइल हम ले रहे हैं, वोलेटाइल नहीं, नॉन वोलेटाइल, जो वेपराइज ना होता हो और रिएक्शन ना कर बैठता हो हमारे सॉल्वेंट के साथ, ऐसा सोल्यूट हम ले रहे, और मिला दिया, तो वो 1 डिग्री सेल्सियस पर ही फ्रीज हो जाएगा। समझ रहे मेरी बात को? तो इस प्रकार क्या हो रहा, फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन हो रहा, नहीं हो रहा, यानी फ्रीजिंग पॉइंट घटता जा रहा। भाई पहले 0 तक हमें ठंडा करना पड़ रहा था, कूल करना पड़ रहा था जब फ्रीज हो रहा था। जैसे इसमें सोल्यूट आपने मिलाया, अब वो क्या हो गया, 0.5 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज हो गया, और ज्यादा मिला दिया तो 1 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी विस्कोसिटी बढ़ गई। किसी डाइल्यूट कोई सॉल्यूशन है और कोई बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है, जो डाइल्यूट है वो थोड़ा लेट फ्रीज होगा कंपेयर देन कॉन्सेंट्रेटेड। या हम कहें कि जो गाढ़ी चीज होती है जिसकी विस्कोसिटी ज्यादा होती है, वो जल्दी जम जाती है कंपेयर देन पतली या डाइल्यूट की अपेक्षा। समझ गए? फिनोमिना है ये। अब मैं यहां पे एक कर्व बनाता हूं, देखिए इधर आया हमारा वेपर प्रेशर, ठीक है भाई, इधर है हमारा टेम्परेचर, और भाई
ये कोई पॉइंट है ऐसे, इस पर वेपर प्रेशर ये रहा और इसका टेम्परेचर ये रहा, P नोट T नोट। दूसरा कोई सॉल्यूशन ऐसे, एनसीईआरटी में बस यहीं तक थाम दिया और ये इसको मैं ऐसे कर देता हूं ऐसे, ठीक। आप इसे, ये है हमारा जो सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट, वाटर मान लो, ठीक, ये सॉल्वेंट है और ये हो गया सॉल्यूशन, इसे वाटर मान लो। वही बात, ये शरबत है जिसमें हमने 2 चम्मच चीनी मिलाई। यहां तक एनसीईआरटी में तक थाम, जैसे आप कितने पे भी अप्लाई कर सकते हैं, आगे भी ले जा सकते हैं। सॉल्यूशन 3 भी आप ले सकते हैं, सॉल्यूशन 1 2, जिसमें 3 या 4 चम्मच या 6 चम्मच चीनी के मिलाए हुए, ठीक। अब इसे समझेंगे आप, चलो इसका भी रख देते हैं पॉइंट, ये रहा। TF1 TF2 P1 P2। देखिए, जब हमने, अब एक डेफिनेशन फ्रीजिंग पॉइंट की यहां से बन सकती है। फ्रीजिंग पॉइंट या डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जिस पॉइंट पर लिक्विड फेज और सॉलिड फेज, क्योंकि इस साइड क्या हो रहा है, फ्रीज हो रहा है, ये सॉलिड एरिया होगा सारा, सॉलिड सब, इधर सारा लिक्विड है। टेम्परेचर डाउन करते जा रहे हैं हम, देखो इधर से टेम्परेचर घट रहा है ना, इधर को चलेंगे तो घटेगा, क्योंकि टेम्परेचर क्या हो रहा है, इधर बढ़ रहा है, इधर वेपर प्रेशर बढ़ रहा है। तो हम ऐसे चल रहे, तो ऐसे चल रहे, तो देखो इस कर्व से देखते हैं आप, तो जैसे जैसे हम नीचे को जाएंगे, आगे को बढ़ेंगे, तो टेम्परेचर घटेगा, ठीक। तो ऐसा पॉइंट जिस पर लिक्विड फेज और सॉलिड फेज दोनों इक्विलिब्रियम पर रहती हो, वही पॉइंट कहलाता है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। एक डेफिनेशन ये, इस पॉइंट के बेस पर, ऐसा पॉइंट जिस पर लिक्विड और सॉलिड फेज दोनों इक्विलिब्रियम पर रहते हैं और इक्विलिब्रियम में भी डायनेमिक, इक्विलिब्रियम, ये होगी एक डेफिनेशन। दूसरी डेफिनेशन बना सकते हैं वेपर प्रेशर के अकॉर्डिंग, इसी पॉइंट से, कि अब इसी पॉइंट पे कोई टेम्परेचर भी है, इसमें नीचे जो यहां पर वो टेम्परेचर या ऐसा टेम्परेचर जिस पर एक लिक्विड का और एक सॉलिड का जो वेपर प्रेशर है वो इक्वल रहता हो, ऐसा टेम्परेचर जिस पर एक सॉलिड और एक लिक्विड का वेपर प्रेशर इक्वल रहता हो, वही पॉइंट या वही टेम्परेचर कहलाता है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। समझ रहे? ये आपको कर्व से भी दिखाई दे रहा भाई, ये भी यही क्रॉस हो रहा और उधर से ये भी क्रॉस हो रहा, ये एक विशेष पॉइंट है यहां पे, ठीक है। क्रिटिकल पॉइंट भी बोला जा सकता है इसको, दूसरी डेफिनेशन ये वेपर प्रेशर के अकॉर्डिंग, ठीक। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। एक चीज और देखिए इसमें, जैसे जैसे टेम्परेचर घट रहा, यहां से हम इनिशियल इस कंडीशन से हम यहां आए, थोड़ा पीछे हटे, टेम्परेचर घटा, उसी के रेशियो में वेपर प्रेशर भी घटा, घट रहा नहीं भाई। देखिए हम थोड़ा पीछे हटे, ये टी नोट का मतलब है हमारा, जब हमारा हाईएस्ट टेम्परेचर था जो हमारा सॉल्वेंट का है, जहां सॉल्वेंट जम रहा, फिर हमने क्या मिला दिया उसमें, सोल्यूट मिला दिया, 2 चम्मच चीनी मिला दी, तो उसका जो जमने का टेम्परेचर था वो घट गया। समझ रहे? जल्दी जम गया,
इसका मतलब है कि वो जल्दी जम गया, ठीक, क्योंकि टेम्परेचर इधर बढ़ रहा। यदि ये 0 डिग्री सेल्सियस पे जम रहा है तो ये 0.5 डिग्री सेल्सियस पर ही जम जाएगा, ठीक। जमाने के टर्म में देख रहे हैं इसे, ठीक, यानी 0 तक हमें ठंडा करना पड़ रहा था सॉल्वेंट, और जब हमने 2 चम्मच चीनी के हमने उसमें ऐड कर दिए तो वो 0 तक न जाते हुए वो उससे पहले ही जम गया है, ठीक। तो जैसे ये टेम्परेचर यहां से डिप्रेशन हुआ इसमें फ्रीजिंग पॉइंट में, सॉरी टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन हुआ, तो उसी के रेशियो में यहां पर वेपर प्रेशर में भी डिप्रेशन हुआ। और आपने सोल्यूट मिला दिया उसमें, और गाढ़ा कर दिया, यानी नंबर ऑफ मोलर या मोलालिटी और बढ़ा दी उसकी, या नंबर ऑफ मोल्स बढ़ा दे, या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ा दे, मोल फ्रैक्शन बढ़ा दे, किसी भी प्रकार आप डेफिनेशन यहां बना सकते हैं। तो उसी के रेशियो में जो वेपर प्रेशर है वो भी घट गया, घटेगा नहीं घट रहा, उसी के रेशियो में घट रहा। तो हम यहां से एक बात लेकर आ सकते हैं, जैसे हमने एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में एक बात बताई थी, यहां पर हमने बताया था कि जो डेल्टा पी है वो इसी के रेशियो में, उसी के प्रोपोर्शनल होता है किसके, डेल्टा टी बी के। और चूंकि ये भी एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है तो इसी के रेशियो में जो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट होगा जो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट होगा वो भी डेल्टा पी के प्रोपोर्शनल होगा, टी एफ। समझे बात को? जैसे ये डाउन हो रहा ऐसे इधर वो डाउन हो रहा, जैसे ये ऐसे। आगे समझे बात? ये था कॉन्सेप्ट। अब जैसे कि आपको पता है जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ मोल्स या मोलालिटी पे डिपेंड होती है, और ध्यान रखेंगे ये भी हम वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन पे अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि राउल्ट लॉ को नहीं भूलेंगे। ये भी वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, ये भी वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए राउल्ट लॉ यहां पे बहुत पहले ही बहुत बातें बता चुका था, ठीक है। तो यहां से हमें पता लगता है कि जो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट है यानी डेल्टा टीएफ, ये वो प्रोपोर्शनल होगा मोलैलिटी के, क्योंकि मोलैलिटी एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। जैसे आपका ये डिप्रेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, सॉरी एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड किया था किस पे, मोलैलिटी पे, नंबर ऑफ कितने मोल्स हैं इसमें, ठीक। तो अब इसे आगे आप बढ़ा सकते हैं, डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ और एम। के एफ क्या है? ये फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट होता है, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट, इसको शॉर्ट में लिख दिया मैंने कांस्टेंट, या एक नाम और हो सकता है इसका क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, इस ऑर्डर क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट या मोलल फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट, ये भी इसका एक नाम हो सकता है। किसका? इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है भाई। अब फिर आपको पता ही है, आगे चलते हैं। जो मोलैलिटी होती है वो n इंटू 1000 बाई W1 के इक्वल होती है। ये फॉर्मूला किया था हमने। 1000 वही है क्योंकि मोलैलिटी की बात की गई है, तो जो सॉल्वेंट लिया गया है वो केजी में लिया गया है, तो इनमें से किसी की भी यूनिट, मान लिया इसकी क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट किसकी जो यूनिट रहेगी वो केजी या
मोल्स पर केजी में रहेगी, नंबर ऑफ मोल्स पर केजी में, यानी सॉल्वेंट हमने किलोग्राम में यहां पर लिया है। अच्छा, एन क्या थे? एन होते हैं नंबर ऑफ मोल्स, किसके? सोल्यूट के। यदि मैं सोल्यूट का जो मास है उसको मैं W2 से रिप्रेजेंट करूं और उसकी जो मोलर मास है उसको M2 से रिप्रेजेंट करूं, तो ये हो गया नंबर ऑफ मोल। जो मोलैलिटी है उसमें से पुट करते हैं, तो W2 इंटू 1000 अपॉन M2 इंटू W1। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, M इक्वल टू W, नहीं 1000, W को अलग कर दो, W2 अपॉन M2 W1, अच्छा सा लगेगा। ये हुआ। अब ये M की वैल्यू, ये हो गई हमारी इक्वेशन A और ये हो गई हमारी इक्वेशन B। इस वैल्यू को हम, इक्वेशन B की वैल्यू को A में रखते हैं। चलो यहां पे करते हैं, तो यहां से करते हैं शुरू। तो ये जाएगा डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू 1000 W2 अपॉन M2 W1, ये रहा। इसी से हम क्या निकाल सकते हैं? ये मोलर मास की कैलकुलेशन हम कर सकते हैं इसी से। तो मोलर मास, सोल्यूट का मोलर मास M2 इक्वल टू 1000 इंटू KF इंटू W2 अपॉन TF इंटू W1, ये रहा। ये रहे। अब जैसे ही आपको सोल्यूट के मोलर मास का पता लगेगा, ठीक, मोलर मास डिटरमाइन करके आप TF की वैल्यू निकाल सकते हैं, आप KF की वैल्यू निकाल सकते हैं, एक दूसरे की जो क्वांटिटी है यहां पर आप डिटरमाइन कर सकते हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही था जैसे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ऐसे ही डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। एलिवेशन में टेम्परेचर बढ़ रहा है, जब आप उसको बॉईल कर रहे हैं, यहां पे घट रहा है क्योंकि जल्दी फ्रीज होगा। ठीक है, कंप्लीट।